नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान हम दो हमारे तीन पर अब जनता की राय बंट गई है। कहीं से देश हित में बताया जा रहा है तो कहीं से गैर संवैधानिक कहकर नकारा जा रहा है। सवाल बड़ा है, क्या भारत को वाकई 3 बच्चों की नीति अपनानी चाहिए? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आरएसएस के कार्यकर्ता कितने लोग शादी किए हैं और कितने बच्चा पैदा किए हैं। अब आप शर्मा चाय वाले को देख लीजिए, 50 चाय वाले ऐसे हैं जो कि लाखों रुपया कमा रहे हैं। अब स्वरोजगार की स्थिति में तो ठेला घसीटना भी है, पकौड़े तलना भी है, चाय बेचना भी स्वरोजगार है। पालने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, पढ़ाने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, दवा की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा कि बच्चा बीमार होगा उसका दवा कौन कराएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये अंतिम रोजगार है, जब मरता क्या ना करता वाली स्थिति यही है। तो माननीय मोदी जी को ये कहना चाहिए कि अब हिंदुओं को 3 बच्चे करना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमारे दो हम दो हमारे दो। एक तरफ सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तरफ अग्रसर है, विचार में है और सोच रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। भारत वैसे भी जनसंख्या के मामले में बहुत अधिक है, लेकिन एक तरफ हमारे आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं हम दो हमारे तीन। किस हद तक यह जनता के हित का होगा, किस हद तक ये जनता के सदुपयोग का होगा या जनता की राय क्या होगी, इस पर ये सीधे जनता से ही हम पूछते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं हम दो हमारे तीन। किस हद तक ये जनता के लिए लाभकारी होगा? पत्रकार महोदय, सरकार को तो जनसंख्या नियंत्रण पे काम करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ये बतावें कि आरएसएस के कार्यकर्ता कितने लोग शादी किए हैं और कितने बच्चा पैदा किए हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आप बार बार दूसरे को उपदेश दे रहे हो, वो अपने पे क्यों नहीं लागू करते हो? अपने पे भी लागू करना चाहिए। आप ये बताइए, कह रहे हैं हम दो हमारे तीन, आप जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ जनसंख्या के भार से भारत कांप रहा। इस समय इतना जनसंख्या बढ़ गई है और उसके अनुरूप भारत का विकास नहीं हो पा रहा। न अस्पतालों में दवा मिल रही है, न स्कूलों में बच्चों का एडमिशन हो पा रहा है। तो हर जगह तो हाहाकार मचा हुआ है। जनसंख्या ज्यादा होने के कारण ही तमाम तरह की समस्या पैदा हो रही है। और उसके बाद कह रहे हैं कि हम दो हमारे तीन। तो आदरणीय भागवत जी ये बतावें कि जो आरएसएस में जितने कार्यकर्ता हैं उनकी शादी क्यों नहीं करवाए, उनसे बच्चा क्यों नहीं पैदा करवाने की बात करते हैं। केवल जो उपदेश देते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे ये लागू होता है कहावत कि आदरणीय मोहन भागवत जी केवल आप उपदेश देंगे कि उस पर अपने ऊपर भी लागू करेंगे। जनता को केवल गुमराह करते हैं ये लोग। एक बात छोड़कर, चूंकि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात नहीं करेंगे। देश में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसको खत्म करने के लिए सरकार को आगाह नहीं करते हैं। केवल कह रहे हैं कि हम दो हमारे तीन, यानी जनसंख्या बढ़ाइए। यही तो है पत्रकार महोदय उनका कथन। लेकिन आदरणीय भागवत जी को सोचना चाहिए कि जनसंख्या तो वैसे बढ़ी हुई है, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना चाहिए। जनसंख्या कम हो तब जाके जो है चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार मुहैया करा पाएंगे। नहीं तो आप बताइए कि इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इतना महंगाई बढ़ी हुई है, इसमें वैसे परेशान हो रही है। इसमें एक सवाल और, मातृत्व के लिहाज से, महिला वर्ग के लिहाज से क्या 3 बच्चों पे आप क्या कहेंगे? 3 बच्चे स्वास्थ्य के लिए, सब चीज के लिए प्रभाव डालते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? भैया, माता पिता को अपने बच्चे को पालना होता है। वो 1-2 बच्चे को पालने में जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं। जब 3-3 बच्चा पैदा हो जाएंगे तब क्या होगा? आप बताइए कि आप एक तरह से भार बढ़ा रहे हैं माता पिता के। आरएसएस प्रमुख उनके पालने की जिम्मेदारी ले तो वो जो है माता पिता सोचे इस पर। पालने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, पढ़ाने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, दवा की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा कि बच्चा बीमार होगा उसका दवा कौन कराएगा। केवल कह रहे हैं ना कि हम दो हमारे तीन, यानी बच्चा और पैदा करिए। आरएसएस प्रमुख में अगर इतनी नैतिकता है तो वो ये पहले उन बच्चों का जो है भरण पोषण का इंतजाम करें, उनके शिक्षा का इंतजाम करें, उनके जो है बीमारी में दवा का इंतजाम करें, तब ये बात बोले तो अच्छी बात है। और दूसरी बात, आरएसएस में कितने कार्यकर्ता हैं बताते हैं, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं। उनकी शादी कर दें, वो एक बच्चा पैदा कर दें, तब भी वो संख्या पूरी हो जाएगी जितना वो चाह रहे हैं। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, मैं बार बार ये उदाहरण दे
रहा हूं कि केवल मोहन भागवत जी उपदेश न दें, अपने पे भी लागू करें, तब जनता मानेगी। ऐसे खाली हवा हवाई जो बात करने से जनता इस बात को नहीं मानेगी। अगर नैतिकता है मोहन भागवत जी में तो पहले चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार की बात करें, तब इन सब बातों को करें तो अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत। मोहन भागवत जी कहते हैं हम दो हमारे तीन। कहाँ तक ये न्याय संगत है? क्या इसको कानून व्यवस्था में लाया जाना चाहिए? एक तरफ सरकार कहती है हम दो हमारे दो, एक वेब सीरीज बनी जिसमें बड़े अच्छे और बड़े मोटे स्लोगन में लिखा गया 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बाबासीर, और मोहन भागवत जी कहते हैं हम दो हमारे तीन। एक तरफ फिल्मों के माध्यम से दुनिया को, देश को दिखाया जा रहा है कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और एक तरफ बाप बताते हैं 3 बच्चे। इस पर आप क्या कहते हैं? ये हम दो हमारे दो का नारा ये कब आया था? शायद आपको 1978 में इंदिरा जी लाई थी। हम हम दो हमारे दो ही के चक्कर में हम लोग पड़े रह गए, और जो 5% 10% थे वो आज हो गए, आज 25% हो गए, आज 25% पहुँच गए। और हमारी जो जनसंख्या है ख़त्म, और इसी तरह अगर ख़त्म होती रही तो हम लोग भी वही डायनासोर की तरह हो जाएंगे कि वो हम लोगों की सारी औलादें ख़त्म हो जाएंगी। तो कम से कम 3 बच्चे होना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि आज की परिस्थितियों को देखते हुए जो अगर भागवत जी कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर किसी की चूँकि आज चल क्या रहा देश में, आज देश में यही चल रहा कि हम जनसंख्या का अनुपात बढ़ाएंगे, उसके बाद हम 10 साल बाद ये जो हम दो हमारे दो वाले इनको भगा करके, जैसे कश्मीर में, जैसे वहाँ बांग्लादेश में, जैसे कि यहाँ पे इसको आप मान लीजिए पश्चिम बंगाल में 2-4 ज़िले हो गए, झारखंड में 2-4-10 ज़िले ऐसे हो गए जहाँ पे बाहुल हो गए। वहाँ संडे की छुट्टी ख़त्म होकर शुक्र की छुट्टी होने लगी। और तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मोहन भागवत जी ने गलत नहीं कहा कि हिंदुओं को भी जागृत होना पड़ेगा, अपने समाज को जागृत करके, क्योंकि हमको भी अपनी उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं कि आप 2-3 बच्चे पैदा कर दिए उनकी। ठीक है, आपने कहा ठीक है 3 बच्चे ठीक है, लेकिन क्या आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमने सारी समुचित व्यवस्थाएं की हैं जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, या जो अभी हमारे युवा वर्ग हैं उन्हें हम सही व्यवस्थाएं, रोजगार और सब कुछ दे रहे हैं? नहीं ये हम ये रोजगार दे पाने में अक्षम रहे हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों की वजह से हम उनको रोजगार नहीं दे पाए हैं। लेकिन अब हम रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा हुआ है। हम स्वरोजगार को बढ़ावा दे करके उनको अपने रोजगार की तरफ उनको बढ़ा करके उनसे कराने का काम कर। आपने कहा, रुकिए आपसे भी बात होती है, आपने कहा कि सही है हमें 3 बच्चे लाने चाहिए, इस पर क्या आपकी क्या राय है? क्योंकि जो पीढ़ी है वो संतुष्ट नहीं है, अभी हमें रोजगार नहीं मिल रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं, उस पर क्या कहते हैं? देखिए भाई साहब ने जैसे भी कहा है कि स्वरोजगार, तो अब स्वरोजगार की स्थिति में तो ठेला घसीटना भी है, पकौड़े तलना भी है, चाय बेचना भी स्वरोजगार है। और मोदी जी ने कहा है कि मैंने इतने लोगों को ई रिक्शा दिया है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये अंतिम रोजगार है। जब मरता क्या ना करता वाली स्थिति यही है कि अगर कहीं चौराहे पे अगर कोई ठेला लगा रहा है तो उसको जीवन जीने के लिए अब उसने सब रास्ते बंद हैं, उसके सरकार ने उसके लिए रास्ते बंद कर दिए। अगर मैं तो ये देखता हूँ कि नेट क्वालिफाइड PhD होल्डर जो बच्चा है वो ये सोचता है यार मैं करूँगा क्या, 5,000 की 7,000 की नौकरी, 12 घंटे की नौकरी। और एक तो और ये देखिए, गांधी जी ने ये कहा था कि हमारा देश होगा तो 8 घंटे की नौकरी आपको करना पड़ेगी। अब यहाँ आप 8,000 रुपये में मॉल में जाइए, सुबह 10 से लेकर रात में 11 बजे तक काम हो रहा है। मतलब आपने जो है मानव को मशीन बना दिया, और मशीन भी कैसी, गुलामी वाली मशीन। तो इस तरह से तो 10 साल में, मैं तो देखो पिछली सरकारों की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वर्तमान स्थिति में जिसकी सरकार है दोषी, जो ट्रेन चलाएगा ड्राइवर अगर एक्सीडेंट होगा तो वही दोषी ठहराया जाएगा। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान स्थिति में अगर जैसे मेरा बेटा इंटर पास कर लिया उसने, अब वो मुझसे पूछता है पापा मैं क्या करूँगा, B.Com कर लूँ, BBA कर लूँ, क्या कर लूँ? उसके बाद रास्ते नहीं है। रास्ते कौन सुझाता है? सरकार सुझाती है। रास्ते का जो विकास करती है, रोजगार के विकास जो करती है वो सरकार करती है। सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ताकतवर है, आपने पुल बना दिए, सड़क बना दिए। हम जैसा आदमी आप कहते हैं कि स्वरोजगार में ठेले भी है, हाथ गाड़ी भी है और रिक्शा भी है, तो जब हमारी अब की युवा पीढ़ी संतुष्ट नहीं है तो हम आगे वालों के लिए क्या कहें? हम भाई साहब से पूछना चाहते हैं कि आप संतुष्ट थे अपने समय में, क्या आपके बाप दादा संतुष्ट थे उस समय में?
रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ती है। स्वरोजगार का मतलब ये नहीं ठेला, और ठेला क्या, अब आप शर्मा चाय वाले को देख लीजिए, 50 चाय वाले ऐसे हैं जो कि लाखों रुपया कमा रहे हैं। अगर इस पे आ जाओगे 50 वाजपेयी पर कचौड़ी, नहीं सुनिए एक मिनट, नहीं शुरुआत वाजपेयी कचौड़ी में चले जाओ, लाइन लगाओ जा करके 4 घंटा, तब जाकर तुमको कचौड़ी मिलेंगी, समझ गो, 40 रुपया की मिल रही। तो करने वालों के लिए और अकर्मण्य लोगों के लिए, और क्या शुरू में रोजगार, हम लोग 95 में एमकॉम किए हैं और घूम रहा हूँ रोड के ऊपर, न क्या रोजगार थे। रोजगार सृजन करना पड़ेगा। बहुत लोग MBA अच्छी नौकरी के पैकेज छोड़ करके आकर के वो रोजगार कर रहे हैं। यही विडम्बनाई देश की रही कि हम कुछ करना नहीं चाहते, अपने बच्चों को कुछ बच्चों को नहीं हम लगाना चाहते। हाँ तो खत्म कर दो उसमें वो 3 बच्चों को, तो वो 10 बच्चे कैसे रोजगार दे रहे हैं, वो 10 बच्चे कैसे रोजगार दे रहे हैं? आपने बताया कि शर्मा चाय और वाजपेयी कचौड़ी जो यहाँ लखनऊ की मशहूर है, उनको रोजगार है, तो ये रोजगार है। का जो बीज होता है इतना ही सा बीज होता है, पर जब 25 साल में बड़ा होता है तब दिखता है बरगद है। वैसे ही जब वो कचौड़ी वाले हैं, चाय वाले हैं, जब उन्होंने 25 साल पहले 30 साल पहले संघर्ष की शुरुआत की होगी, तब उनकी टपरी यही होगी। और उनसे पूछ रहे ना आप कि आपने किन स्थितियों में चाय की दुकान खोली, तब वो बताएंगे वो कि हमने यहाँ जो बिजनेस का व्यापार जो था वो बिजनेस कभी नहीं होता है। चाय का जो व्यापार है बिजनेस के तौर पे नहीं खोला जाता है, मजबूरी के तौर पे कचौड़ियाँ बेची जाती हैं। धीरे धीरे वो चल जाता है तो फिर उसको दिखता है कि वो कचौड़ी व्यापार है। कचौड़ी और चाय बेचना, ठेला चलाना कहीं व्यापार की श्रेणी रहा ही नहीं है। आप कहो कि मजदूर जो है, जो पल्लेदार है, वो 500 रुपये ले रहा है, मिस्त्री 800 रुपये ले रहा है। तो मिस्त्री और मजदूरी जो है अंतिम विकल्प होते हैं जीवन के, और जो अंतिम विकल्प है सरकार को ये समझना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो क्या है और जो अंतिम विकल्प वाले व्यापार हैं उन पर क्या है, दोनों को रास्ते। दूसरा क्या है कि आप कह रहे हैं कि मैं एमकॉम की हूँ, अभी आप एक जगह आप मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर रहे हैं कि 3 बच्चे और 5 बच्चे होने चाहिए, वहीं आप कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं हो रही, 95 मैंने कुछ। तो यहाँ आप खुद विरोधाभास में है कि हमें बच्चे पैदा करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। दूसरी सुनिए, आप ये कहो कि अब जो गेहूं की लाइन है वो 80 करोड़ से 1 अरब हो जाए, आप ये चाह रहे हो। और दूसरा क्या है कि मोहन भागवत जी ने ये कहा है 3 बच्चे करो, तो मोहन भागवत जी किस बड़े संवैधानिक पद पर है और जनता उनकी बात क्यों माने? प्रश्न नंबर 1। अगर भारत की जनसंख्या इतनी कम हो रही है, सुनिए, तो माननीय मोदी जी को ये कहना चाहिए कि अब हिंदुओं को 3 बच्चे करना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमारे दो हमारे दो, तो उन्होंने सरकारी तौर पे कहा था। गैर सरकारी तौर पर हम क्यों गैर सरकारी व्यक्ति की बात मानेंगे? अभी जैसे उनके यहाँ बैठक हुई, RSS मुख्यालय बैठक हुई है, क्या अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो वहां पे मंत्री भी गए। तो प्रश्न ये है कि RSS मुख्यालय है कौन भारत की नीति का निर्धारण करने वाला, और हम उनकी बात क्यों सुनेंगे? अगर हमें 5 करने होंगे तो हम 5 करेंगे, अगर हमें 1 भी नहीं करना होगा हम नहीं करेंगे, परिस्थितियों के हिसाब से करेंगे। हमारे साथ एक मिनट आपके पास भी आते हैं, हमारे एक युवा वर्ग जुड़ गए हैं और आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, अभी जैसे भाई साहब ने बोला कि ठेला लगाना कोई रोजगार नहीं होता है, ठेला लगाना आदमी मजबूरी में लगाता है, ठीक है। मैं भाई साहब को बता देना चाहता हूँ और इनके जैसे और लोगों को बता देना चाहता हूँ जो लोग प्रधानमंत्री जी के ऊपर भांडा फोड़ते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2000 रोजगार दिए जाएंगे, सरकारी नौकरियां दिए जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने सरकारी नौकरी कही थी या रोजगार कहा था? पहली चीज़ तो उन्होंने रोजगार कहा था, जो रोजगार का उन्होंने व्यवस्था भी बनाई है। हर ठेले वालों को लोन की व्यवस्था दी गई है बिना कोई इंटरेस्ट के 0% पे, सबसे प्लस पॉइंट है। जिसके पास नहीं पैसा है वो अपना लेके वो बिजनेस डाल सकता है। और सुनिए, जो सरकारी नौकरी में लोग नहीं पैसा कमाते हैं ना भाई साहब, एक छोटा सा चाय वाला भी ठेले पे बेच रहा होगा ना, हंसते हंसते 1500-1000 रुपये कहीं नहीं लेके आराम से लेके जाता है, ठीक है। और सुनिए, और सब लोग संतुष्ट हैं, और इस सरकार से अगर ना संतुष्ट होते तो ये सरकार इतिहास में उत्तर प्रदेश की सरकार है, रिपीट ना होती, पहली चीज तो। और पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना रिपीट होती। अगर सरकार से सब परेशान होते, परेशान सिर्फ यही सब हैं जिनकी दलाली बंद हो गई है कुल मिला के। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम रोजगार देंगे, तो रोजगार उन्होंने दिया, और चाय की टपरी कोई बुरा काम नहीं है, ऐसा हमारे नवयुवक भाई कह रहे हैं। इस पर ये जो है ये अभी हकीकत से बहुत दूर है। मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि आप एक दुकान ले लो बाजार में, पहले तो पकड़ी उसकी और किराया इतना ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जैसे ही आप ये जाओगे दुकान खोलने जाओगे तो सबसे पहले आपका जो मीटर है, बिजली का बिल है, जो घरेलू है वो कॉमर्शियल में बदल जाता है। अब जैसे हमारा भाई है, अगर व्यापार करने जाएगा तो सबसे पहले बिजली का जो मीटर लगेगा वो घरेलू नहीं लगेगा, या इनको सहायता नहीं दी जाएगी, कॉमर्शियल लगेगा। उसका जो रीडिंग आएगी वो 13 रुपये आएगी।
दूसरा क्या है कि जो हाउस टैक्स लगेगा वो हाउस टैक्स घरेलू नहीं लगेगा या इसको माफी नहीं मिलेगी, हाउस टैक्स दुकान का व्यापार का लगेगा, यानी जो कॉमन है उसका 4 गुना लगेगा। इन्होंने बताया, सुनिए आप अगर युवाओं को रोजगार में लाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी सुविधाएं उन्हें देनी पड़ेंगी। आपको बिजली का बिल जो 13 रुपए, जो सामान 6 रुपए चलता है, आप उसे 13 कर देते हो। आप जीएसटी कराओ, तमाम कराओ, ठीक है, उसे स्थापित होने दो, 5 साल उसे स्थापित होने दो, और 5 सालों से हम तो कह रहे हैं कि आप कुछ ना दो, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली तो फ्री दो। आप कॉमर्शियल जो हाउस टैक्स है वो इन्होंने बताया कि जो चाय बेचने वाला डबरी पे चाय बेचता है वो शाम को 1000 रुपए ले जाता है, जो हाथ गाड़ी और रिक्शा चलाते हैं वो भी शाम को हंसते हंसते 1000 रुपए ले जाते हैं, जो एक सरकारी कर्मचारी भी नहीं कमा सकता। इनका कहना है ये तो हम तो कह रहे हैं ये 5000 लेके जा रहे हो, लेकिन अगर इनकी दुकान 3 महीने के लिए यहाँ से हट जाती कर्मचारी में तो ये क्या करेंगे? ये प्रश्न ये नहीं है। अब फिर क्या करेगा? कहाँ भटकेगा? कहाँ अपने बच्चों की फीस जमा करेगा? किससे भीख मांगेगा? फिर भी वो कहीं चाय लगाएगा, उसके पास अन्य विकल्प नहीं है, फिर वो ऐसी जगह लगाएगा, फिर उसे नई शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ बात ये नहीं हो रही है, मैं ना प्रधानमंत्री का विरोधी हूँ, ना बीजेपी का हूँ, किसी का नहीं हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा बच्चा जो है 25 साल से 35 साल का हो रहा है, उसकी जवानी जो है बर्बाद हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोन दे रहे हो, स्पष्ट नीति, जिसको लोन दिया जा रहा है उसकी आप दुकान का हाउस टैक्स बिल्कुल माफ करिए, 5 साल का बिजली का बिल माफ करिए, और जो जीएसटी है वो भी, मतलब तमाम चीजें। अगर वो तीन लोग, एक मिनट, अगर हमारे मित्र हैं, एक उनकी 3 दुकानें हैं, वो 40 लोगों को रोजगार दिए हैं, कपड़े की दुकान है, तो वो भी रोजगारी है, वो भी संघर्ष कर रहा है, तमाम चीजें। कुछ ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन जो जीएसटी इंस्पेक्टर है, तब अभी आया था वो मेरे मित्र की दुकान पे 1 करोड़ का वो जीएसटी की चोरी लगा गया। वो कह रहा है भाई साहब सब कागज कंप्लीट होने के बाद भी 1 करोड़ की, अब कहाँ से भरेंगे इसको? प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि अगर आप व्यापार की बात करते हो तो व्यापार की दशाएं युवाओं के मुकाबले बनानी चाहिए। मेरा ये छोटा भाई है, मैं इसको व्यापार में 1 करोड़ का जुर्माना या ब्याज लगा और तमाम चीजें आई, अब इस पे क्या कहते हैं? देखिए, इस पे मैं यही चीज़ कहूँगा, जो गलत होगा वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा। हमें हाउस टैक्स फ्री मिलने चाहिए, हमें कमर्शियल बिल नहीं देना चाहिए, तमाम बातें आई आपके सामने। जी बताइए जी। आप। देखिए, सबसे क्या ये पहले नहीं देते थे क्या? हाउस टैक्स क्या पहले नहीं पड़ता था? 2014 के बाद ही सब लागू हुआ है क्या? इससे पहले सरकारों में नहीं दिया गया है क्या? और भाई साहब अभी बता रहे हैं कि दुकान खोलने से पहले मीटर का, बिजली का बिल, मीटर लगाना चाहिए, कमर्शियल लगाना चाहिए। तो भाई साहब की सोच अच्छी है, 5 स्टार डायरेक्ट खोलेंगे, ये इनकी सोच अच्छी है, लेकिन गरीब व्यक्ति हमेशा ही ठेले पे ही रोजगार अपना डालता है, ठीक है? उसमें ना मीटर की जरूरत होती है, ना ही किसी चीज की अपनी जरूरत होती है। एक छोटा सा सेटअप आदमी डाल देता है जो 10, 12, 15 हजार में अपना तैयार हो जाता है, उससे आदमी आगे धीमे धीमे बढ़ता है। इनका भाई साहब की जो सोच है वो ये है कि आप जो है डायरेक्ट जो है बढ़िया जगह जो है 1 नंबर की दुकान खरीदें 50-60 लाख की, उसके बाद बढ़िया कैफे खोलें, उसके बाद एसी लगाएं, उसके बाद मीटर लगाएं। ये भाई साहब की सोच है। लेकिन गरीब व्यक्ति की यही सोच है कि अगर हम बेरोजगार हैं तो हमें अगर सरकार पैसा दे रही है लोन के मामले में 0%, तो हम वो चीज लेके अपना रोजगार कर लें। तो ये सबसे बेस्ट है और यही चल रहा है। इसीलिए सुनिए, इसीलिए ही सब रोजगार की बात करने वाले लोग, इसीलिए ये चीज लोन आके बहुतों को रोजगार मिला है। और बहुत लोग आप पहले अकेले करते थे, अब 2-2 लड़के रख के उनका रोजगार बढ़ा है, तो अब 2-2 लोगों को और रोजगार दिया गया है। पर दुकानों पे 2-3 लड़के काम कर रहे हैं और बढ़िया उनका भी घर चल रहा है और उनका भी चल रहा है। वो बता रहे हैं कि इंटर के बाद सारी डिग्री बंद कर देना चाहिए। जब हमें ठेले ही लगाना है, 15,000 में व्यापार शुरू हो जाएगा तो हमें डिग्री की आवश्यकता क्यों है? 25 साल क्यों खराब करेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि हाई स्कूल के पेपर ही बंद कर देना चाहिए और शिक्षा में अर्जुनगंज चले जाइए भाई साहब, MBA चाय वाले, MBA चाय वाले, वो 4 दुकानें, 4 दुकानें। अरे भैया, बिजनेस धंधा नहीं करोगे तुमको सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जनसंख्या कैसे मिल जाएगी? कैसे मिल जाएगा नौकरी? हाँ, तुम MA किया है, तुमने उसको पोस्ट ग्रेजुएट कराया, उसको बाहर विदेश में पढ़ाया है, सब कुछ किया है, तो अगर वो योग्य को उसको नौकरी मिलेगी। वो योग्य नहीं रहा, नहीं नौकरी नहीं पाया, और जो योग्य वो नौकरी पा रहा, कर रहा। वो योग्य नहीं था इसलिए नौकरी नहीं मिली, जो योग्य है उसको नौकरी मिली। उदाहरण MBA चाय वाला जो रोजगार कर रहा है और बड़े सेटअप डालता है। अगर किसी ने इतिहास में PhD किया है, खनन में PhD किया है, तो क्या चाय डालने के लिए किया है? तो सरकार को तो उसी को व्यवस्थित करना पड़ेगा ना, है ना? ठीक है, तो ये है। अगर अब जो सरकार का पक्ष ले रहा है, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जनता, जो सरकार होती है, सरकार तक जनता की बात जाना चाहिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार का पक्ष रखने वाले ज्यादा हैं और इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार तक हम अगर हमारी व्यथा नहीं पहुंची, मैं तो कह रहा हूँ चाहे पक्ष पहुंचाए, चाहे विपक्ष पहुंचाए, कोई भी पहुंचाए, लेकिन सरकार तक हमारा पक्ष जाना चाहिए। किसी सरकार जो है किसी की नहीं होती है।
बीजेपी की सरकार नहीं है ये भारत सरकार है। पहले तो हमें इसको डिफाइन करना चाहिए, भारत सरकार है ये। और भारत सरकार का मतलब होता है कि एक एक बच्चा, एक एक पक्षी, एक एक पेड़ पौधा सब भारत सरकार के अधीन आता है। सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग नहीं आते हैं, हम भी उसी में हैं। अगर हमारा छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है तो भारत सरकार के अधीन ही है और भारत सरकार ही हमारे बच्चे के ऊपर ध्यान दे। देखिए कुल मिला के आप बोले, आप सवाल ले। आपने बताया कि सभी भारतीय सरकार के हैं और सभी के हित में सोचना चाहिए, हम केवल आरएसएस और भाजपा की सोच रहे हैं, इस पर देखिए ये जो है सोच, कहते हैं कि सबकी सोच अलग अलग होती है। अगर सरकार इतनी ही बुरी थी, ठीक है, इतनी ही बुरी सरकार थी तो काहे रिपीट हो रही है सरकार? क्यों जनता जो है रिपीट कर रही है सरकार? सबसे पहली चीज तो उनका नारा खुद का टाइट नहीं है, वो सरकार का नारा क्या विरोध करेंगे? सबसे पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं, जो स्वयं प्रचार में एक मोटर, कहते हैं प्रधानमंत्री पे वोट चोरी का इल्जाम लगाया, वही व्यक्ति वहां से मोटरसाइकिल चोरा के भाग गया बिहार में। आप सुनते जाइए, जिस गरीब की दुकानदार से वहां से जो है मोटरसाइकिल ली गई है, अभी तक उसको मोटरसाइकिल नहीं मिली है और उनके एफडीजी कमांडो जो लेके फरार हैं। जो वोट चोरी का इल्जाम लगा रहा है वो मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये सरकार को विरोध करते करते इतना ज्यादा ये गिर चुके हैं, इतना ज्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं, जहां इनकी सरकार नहीं बनती है वहां की जनता मूर्ख हो जाती है इनके लिए। सबसे पहली चीज तो आप जान लीजिए, जो स्वयं जनता को मूर्ख बता दे, जो प्रधानमंत्री का सम्मान ना करे, जो प्रधानमंत्री जी के कार्यकर्ता उनके गाली बके, वो देश का सम्मान क्या करेंगे? इसीलिए जनता पूरी तरीके से इनको जो है कहीं सत्ता में नहीं आने देगी। 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भी आगे 2 चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, बिहार भी जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे। आपने देखा, किसी ने बताया ये सही है, किसी ने बताया ये गलत। बात यहाँ हद तक पहुंची कि किसी ने कहा कि आगे युवाओं को मजदूर बनाना है। बड़ा बात है कि युवा जो हमारी पीढ़ी आएगी वो मजदूर बनेगी, ये एक चिंता का विषय है। तो सबसे पहले लोगों का कहना है कि युवाओं को लाने से पहले हमें उनके रोजगार, उनके जीवन और उनके शैली की व्यवस्था करनी होगी। बाकी ऐसे और मुद्दों के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। लखनऊ से कैमरामैन दीपक के साथ प्रियांशु पांडे, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।